हे गाइस, दिस इज़ मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी और ये 7वां लेक्चर होगा। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे हमारे मौलिक अधिकार क्या है। इस लेक्चर में जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में डिटेल में जानेंगे कौन कौन से अनुच्छेद हैं, किस तरह से मौलिक अधिकार क्या है, क्या उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। पूरा लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें, कुछ भी सिंगल पॉइंट भी मिस नहीं होगा। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को संविधान ने भाग 3 के अंतर्गत रखा है। संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 2 में है नागरिकता और भाग 1 में थी यूनियन और उसके क्षेत्र। भाग 3 जिसके अंतर्गत संविधान ने फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों को रखा है। फंडामेंटल राइट क्या है? मौलिक अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए कुछ अधिकार हैं जिन्हें हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा है। इस प्रावधान को हमने अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार के प्रावधान को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार, भाग 3 के अंतर्गत। हमारे संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसमें एक मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। अब हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 13 ये कहता है, अगर किसी तरह से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, नागरिकों के कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, उनका हनन होता है, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वह न्यायिक समीक्षा योग्य है, अर्थात हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 32 और 226। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर हम चाहें तो हाई कोर्ट न जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक संविधान ने हमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत है शोषण के विरुद्ध उपबंध। अगर किसी तरह से हमारा शोषण होता है तो उसके विरुद्ध जो नियम हैं वो आर्टिकल 23 और 24 में दिए हैं। से 18 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 23-24 में है शोषण के विरुद्ध उपबंध। उसके बाद आता है हमारा
अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष प्रत्येक को समान माना गया है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक किसी भी रूप से उसे भेदभाव नहीं होगा। विधि यानी कि कानून के समक्ष सभी को समान माना गया है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। उसके आगे आता है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। इन अनुच्छेदों में समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 किसी के साथ भी धर्म, मूल, उसके वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे समाज में जाति के आधार पर जो निम्न जाति लोग हैं उनको अछूता माना जाता था। तो इसलिए जिस टाइम पर हमारा संविधान निर्माण हुआ, आर्टिकल 15 के तहत यह प्रावधान किया कि किसी को भी उसकी जन्म, जाति, मूल, वंश आदि के आधार पर उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता का अर्थ है सार्वजनिक जो रोजगार प्रदान किए जाएंगे, जो सरकार द्वारा रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए सभी को बराबर अवसर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को सूचना उसकी दी है, किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए या जाति के लिए वो रोजगार प्रदान किए जाएं। सभी को समान रोजगार मिलने से पहले सभी को नोटिफिकेशन दिया जाएगा। सभी का ये समान अधिकार होगा कि लोक नियोजन में उनके लिए समानता रखी गई है। अनुच्छेद 16 के तहत ऐसा हुआ कि मोरारजी देसाई की जो सरकार थी 1979 में एक मंडल समिति का गठन किया गया, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित थी। समाज में ये देखने के लिए कि जो बैकवर्ड क्लास है उसमें किस तरह की, उसमें कितने सामाजिक, आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं। मंडल आयोग जो कि 1979 में गठन हुआ था, 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट के अनुसार 3743 ऐसी जातियां थी जो अदर बैकवर्ड क्लास में आती थी, एससी और एसटी को छोड़कर, ओबीसी के अंतर्गत आती थी। ठीक है, तो इनके लिए आयोग ने ये सिफारिश की कि 27% आरक्षण दिया जाए। ये था आर्थिक आधार पर। जो कि इसकी सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है।
उसके बाद 1991 में नरसिंह राव की सरकार आती है। तो इस 27% आरक्षण के अतिरिक्त नरसिंह राव की सरकार 10% आरक्षण और देती है, जो कि उच्च जाति से संबंधित होता है। जो हमारा आरक्षण है, रिजर्वेशन, वो किसी भी आधार पर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 10% मिलाकर आरक्षण हो गया 60%, जिसके बाद ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट नरसिंह राव के इस 10% आरक्षण को अमान्य बता देता है। तो अब जो 27% वाला आरक्षण था वो बताया गया और इस 10% आरक्षण को ख़त्म किया। तो ओबीसी से रिलेटेड है 27% आरक्षण, एससी से रिलेटेड है 15% और एसटी का है 4.5%। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि किसी को भी उसके धर्म, जाति, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर अछूता नहीं माना जाएगा। समाज में जो निम्न जाति के लोग होते थे, उन्हें जो उच्च जाति थी वो उन्हें अछूता समझती थी। इसलिए हमारे संविधान में ये प्रावधान किया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता एक अपराध है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। पुराने समय में काफ़ी सारी उपाधि दी जाती थी, जैसे राय की उपाधि, सरदार की उपाधि, और लोग उन्हें अपने नाम के पीछे या आगे लगा लेते थे। तो ये कहीं ना कहीं समाज में असमानता को दिखाता था। इस असमानता को दूर करने के लिए अनुच्छेद 18 के अंतर्गत इन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, केवल 2 प्रकार का सम्मान दे सकती है, एक तो सेना से संबंधित और दूसरा विद्या से संबंधित। उसके अलावा जितनी भी उपाधियाँ थी इनको अमान्य बता दिया गया। अगर किसी व्यक्ति को विदेश से कोई सम्मान दिया जाएगा, किसी सम्मान के लिए कोई व्यक्ति विदेश से आमंत्रित किया जाता है, तो वो बिना भारत सरकार की परमिशन के कोई सम्मान ग्रहण नहीं कर सकता। पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्मश्री, केवल इन सम्मानों को वैध बताया। भारत के नागरिक को किसी अन्य देश से सम्मान दिया जाता है तो उससे पहले उसे भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी, तभी वो ये सम्मान ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है हमारी अनुच्छेद 19 से और 22 तक दिए हैं। इस तक संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 19 से अंतर्गत है बोलने का अधिकार। हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। हम पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्रता से घूम सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। ये सब हमारे आर्टिकल अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अर्थात अगर कोई अपराधी है, उसे उस अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने 2009 में कोई जुर्म किया था और उस पर केस चलते हुए 2020 हो गई, इस टाइम पीरियड में मान लीजिए 2009 में
इस व्यक्ति द्वारा जो भी जुर्म किया गया तब 5 वर्ष की सज़ा थी, लेकिन 2020 तक उससे संबंधित कानून में हो गया परिवर्तन और जो 5 वर्ष की सज़ा थी उसी कानून के लिए अब 10 वर्ष का प्रावधान कर दिया। तो सज़ा भी उसी कानून के हिसाब से मिलेगी, उसी टाइम के कानून के हिसाब से मिलेगी। बेशक उसे सज़ा 2020 में जाके हुई, लेकिन अगर उसने 2009 में जुर्म किया है तो उसी वक्त के हिसाब से उसे सज़ा दी जाएगी। उसे 10 वर्ष की नहीं 5 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। यानी कि एक ही जुर्म के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती और जो व्यक्ति दोषी होगा उसे इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो खुद के ही खिलाफ साक्षी बने, खुद के ही खिलाफ गवाही दे। तो ये कहता है हमारा अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 आपको जीवन का अधिकार देता है। इसे जीवन का अधिकार भी बोला जाता है। अनुच्छेद 21 को जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 कहता है कि केवल विधि यानी कि कानून के तहत ही आपके जीवन को ख़त्म किया जा सकता है। उसके अलावा किसी को ये अधिकार नहीं है कि आपके जीवन को ख़त्म करे। आर्टिकल 21 के तहत किसी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि आपके प्राण लिए जाएं। केवल कानून के तहत ही आपके प्राणों को लिया जा सकता है। आपको जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21 हमें स्वतंत्रतापूर्वक जीने का अधिकार। पर्यावरण का संरक्षण भी हमारे जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के तहत आता है। अनुच्छेद 21 कै अनुच्छेद 21 कै हमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ये मूलतः हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में नहीं रखा गया था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसके तहत इसे मौलिक अधिकारों के तहत रखा। इससे पहले ये हमारे भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत था, अनुच्छेद 45 में था। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जिसे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार एक नया भाग जोड़ा संविधान में 21 कै और इसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा। इसके बाद में ये व्यवस्था की गई थी, ये बोला गया था कि सभी स्तरीय जो शिक्षा है वो निःशुल्क की जाए, लेकिन नियम 2009 के तहत RTE राइट ऑफ एजुकेशन के तहत इसे 14 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 21 कै जो कि हमारे संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होगी ये हमारे मौलिक अधिकारों के तहत है। अगर हमें ये प्राप्त नहीं होते हैं तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अनुच्छेद 21 कै के तहत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 22 दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद किसी भी दोषी व्यक्ति के लिए उसकी गिरफ्तारी के संबंध में उसे कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे ही उठाकर आपको कोई नहीं ले जा सकता। उससे पहले आपको ये अधिकार प्रदान है अनुच्छेद 22 के तहत कि आपको ये जानने का अधिकार प्रदान है कि किस कारण से, किस अपराध के तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर आपको वारंट के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपको एक दिन तक ही गिरफ्तार रखा जा सकता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे कि
किसी की हत्या, ऐसे बड़े अपराधों में आपको बिना वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है, केवल शक के आधार पर। उसके लिए पुलिस आपको वारंट नहीं दिखाएगी और इस होता है तो 1 से लेकर 3 महीने तक आपको कस्टडी में रखा जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, इसका टाइम 3 महीने से घटाकर 2 महीने किया गया, लेकिन अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है। तो अभी जो टाइम है वो 1 से 3 महीने तक आपको शक के आधार पर अरेस्ट रखा जा सकता है। अगर व्यक्ति को बिना वारंट दिखाकर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 1 दिन तक रखा जा सकता है। अनुच्छेद 22 हमें कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध उपबंध हैं। किसी मानव का दुर्व्यापार किया जाए या बलात्श्रम से अंतर्गत बाल विवाह, जबरन काम, किसी से जबरन काम कराना, कम वेतन पर काम करवाना, अधिक समय तक काम कराना या कम आयु के बच्चों का काम कराना, ये सब बलात्श्रम के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये अपराध है किसी मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम, उससे संबंधित जो भी निषेध हैं वो हमारे अनुच्छेद 23 के अंतर्गत रखे गए हैं। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25 हमें धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हम भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिस धर्म को चाहे उस धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अनुच्छेद 25 के तहत ये स्वतंत्र है कि वो अपने धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाहे जिस धर्म को माने, जिस धर्म को त्यागे, उसके लिए वो पूर्णतः स्वतंत्र है। उसके लिए किसी भी धर्म पर रोक नहीं लगाई जाएगी, किसी भी धर्म के लिए उसे ये बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो इस धर्म को फॉलो ना करे। यानी कि 25 के अंतर्गत हमें धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 आपको आपके जो भी धार्मिक कार्य हैं उनके लिए प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसी भी तरह से आपको रोका टोका नहीं जाएगा। आप अपने धार्मिक कार्यों, धर्म से संबंधित कोई भी प्रबंधन कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसके लिए प्रबंधन कर सकते हो। ये अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दिया है। अनुच्छेद 27 अभिवृद्धि के लिए कर के संधियों से स्वतंत्र। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि जो राज्य कर का संचय करते हैं, जो कर इकट्ठा करते हैं, तो राज्य को ये अधिकार नहीं है जो उन्हें कर प्राप्त हुआ है, कर से जो प्राप्त संपत्ति है, धन है, वो उस धन को या धन के किसी भी भाग को किसी धार्मिक कार्य में खर्च करें या किसी धर्म के लिए खर्च करें। राज्यों से प्राप्त कर किसी भी धार्मिक कार्य, धर्म के लिए खर्च नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर राज्य किसी एक धर्म के लिए कुछ भी व्यवस्था करता है तो वो उस पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करना हो गया, जो कहीं ना कहीं भेदभाव को जन्म देगा। इसलिए राज्य को ये अधिकार नहीं है, वो इस संदेह से स्वतंत्र रखा है। उसे ये अधिकार नहीं है कि वो कर के द्वारा जो पैसा इकट्ठा हुआ है, जो धन इकट्ठा हुआ है, उसका कोई भी भाग धार्मिक कार्यों में व्यय करे। लेकिन ये उसके लिए शुल्क, किसी धर्म के कार्य के लिए शुल्क इकट्ठा कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन कर का भाग उसमें खर्च नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कोई 28 ये कहता है
कि ऐसी शिक्षण संस्था जिसके लिए जो पूरी तरह से फाइनेंशियली राज्य पर डिपेंड हो, वित्त पोषित किसके द्वारा की जा रही हो, राज्य द्वारा, तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 ये कहता है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो फाइनेंशियली पूरी तरह से डिपेंड हो राज्य पर, वित्त पोषित राज्य द्वारा की जा रही हो, तो उनमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो प्राइवेट हैं उन्हें इस उपबंध से अलग रखा है। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन जो राज्य द्वारा वित्त पोषित होंगे उनमें किसी भी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, उन्हें ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, इन सभी के लिए धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक इनको इनकी संस्कृति की सुरक्षा प्रदान करता है। इनकी भाषा, इनकी संस्कृति की अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को ये अधिकार भी प्रदान करता है कि वो अपनी संस्कृति के हिसाब से अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ये पावर ग्रहण करता है न्यायिक समीक्षा की। जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था तो आर्टिकल 31 के अंतर्गत रखा गया था संपत्ति का अधिकार, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसके जो हमारा 31वां वो था मौलिक अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया और अब इसे संविधान के भाग 12 में, जिसके अंतर्गत संपत्ति, वाद, वित्तीय, ये सारी चीज़ें हैं, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा है। यानी कि आर्टिकल 31 को अब संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार दिया था, संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकारों से हटाकर भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A के तहत रख दिया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, अर्थात जो हमारा भाग 3 है, जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति देता है कि कुछ विशेष व्यक्ति, वर्ग या विशेष कंडीशन पर जो इस भाग द्वारा दी गई शक्तियां हैं उनको कम कर सकता है या ख़त्म कर सकता है। जैसे कि समाचार एजेंसी या फिर खुफिया एजेंसी और सेना, इन सभी को ये सारे अधिकार प्रदान नहीं होते। इनकी कुछ अधिकारों में कमी या प्रतिबंध लगा होता है, जैसे कि जो हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, तो देश की सुरक्षा के चलते हम इन्हें पूरी स्वतंत्रता नहीं दे सकते। कोई भी ऐसी सूचना जो हमारे देश के लिए बाहर जानी गलत होगी, इसी तरह से खुफिया एजेंसी, उन्हें ये सारे अधिकार कहीं ना कहीं सीमित कर दिए जाते हैं। सेना को ये अधिकार प्रदान नहीं होगा
कि वो शांतिपूर्ण धरने पर उतर आए। इस तरह से जो हमारे भाग 3 में दिए गए हमारे अधिकार हैं, अनुच्छेद 33 संसद को ये अधिकार प्रदान करता है कि उन पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू होता है तो जो हमारे इस भाग 3 द्वारा जो प्रदान की गई नागरिकों की शक्ति है वो स्वतः ही खत्म हो जाती है, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल के तहत जो दी गई शक्तियां हैं वो हमारी खत्म हो जाती है जब किसी भी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू होता है। अनुच्छेद 35 इस भाग में उपबंधों को प्रभावी करने की विधान की शक्ति। ये शक्ति केवल संसद को प्रदान है। संसद को ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। अगर वो चाहे तो हमारा जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार रखे गए हैं उसमें जो दी हुई शक्तियाँ हैं उनमें बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन उनमें कटौती नहीं कर सकती। तो हमने अपने भाग 3 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार थे 12 से लेकर 35 तक सारे अनुच्छेद देखे। संविधान में भाग 3 के अंतर्गत दिए हैं मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 तक हैं, और हम इस भाग को बोलते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, इसे मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। जो हमारा अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है? संवैधानिक उपबंध, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। जो हमारा आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 सभी पर समान रूप से लागू होता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, जो कि देशी नागरिक और विदेशी नागरिक सभी पर, ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो विदेशी और देशी, जो हमारे देश के नागरिक हैं और विदेशी हैं, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। आर्टिकल 14। अनुच्छेद 20 और 21 यही आर्टिकल प्रभावी रहते हैं जब किसी भी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू होता है। बाकी सारे अधिकार हमारे छीन लिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा भाग 3 संविधान का मौलिक अधिकार हमने पूरा डिटेल में देखा। उससे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे।